कंस्ट्रक्शन साइकिल, एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहला काम क्या होगा एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फिर क्या होगा और कैसे ये पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, इसे समझना हमें जरूरी है। फिर अपने आप एक सिविल इंजीनियर्स की जो वैल्यू है आपको समझ में आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज होता है सर्वेइंग। सर्वेइंग में बेसिकली आपको पहला करना पड़ता है काम, वो है साइट इन्वेस्टिगेशन। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका लोकेशन कहां पे है, साइट का कहां पे ड्रेनेज लाइन आएगी, कहां पे स्लोप आएगा, कहां पे कटिंग होगा, कहां पे फिलिंग होगा, और पूरा लेवल करना पड़ता है आपको साइट को। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सेकेंड स्टेज होता है आर्किटेक्चरल प्लानिंग। आर्किटेक्चरल प्लानिंग बेसिकली कि अब क्या बनाना है। अभी साइट डिसाइड हो गया, लोकेशन फाइनल हो गया, लेकिन अब बनाना क्या है उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, डिजाइन करने पड़ेंगे प्लान। फ्लोर प्लान कैसे होंगे, ग्राउंड फ्लोर कैसा होगा, फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा, और जो भी आप बनाने वाले वो कैसे दिखेंगे एग्जैक्टली आपको ये डिसाइड करना पड़ता है प्लान्स के थ्रू। और जैसे ही प्लानिंग कंप्लीट हो गया फिर आप स्विच करते हैं 3D एलिवेशंस के लिए। तो 3D एलिवेशंस बनाने के लिए हमारे पास ऑटोकैड, रेविट, 3ds मैक्स, स्केचअप। अब ऑटोकैड में बेसिकली जो हम काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डिमांड है वो है कि आपको पूरा एक प्लानिंग, पूरा ड्राफ्टिंग शीट्स तैयार करनी पड़ती है 2D की बेसिकली ऑटोकैड में। ऑटोकैड में भी आप 3D डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन उससे कम समय में आप रेविट, 3ds मैक्स और स्केचअप में 3D एलिवेशंस काफी अच्छे बेहतर रूप में बना सकते हैं। और 3D एलिवेशंस और 3D एनिमेशंस के थ्रू आप ये बता सकते हो कि ये प्रोजेक्ट का विजुअलाइजेशन कैसा है, कि कैसे ये दिखने वाला है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। ये सारी चीज आप कर सकते हो आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में तीसरा स्टेज है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग एक प्रकार का इमेजिनरी प्लान है जिसको अस्तित्व में लाने के लिए आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। और स्ट्रक्चर डिजाइन क्यों करना है? क्योंकि आपको चेक करना है कि आपका जो घर बनने वाला है, जो स्ट्रक्चर आप तैयार करने वाले हो, वो सेफ है, वो सिक्योर हो और वो इकोनॉमिकल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर डिजाइनर का इंपॉर्टेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो एक स्ट्रक्चर डिजाइनर को बेसिकली जो चीज करनी पड़ती है लोड कैलकुलेशन, कि कितना लोड आने वाला है स्ट्रक्चर पे, इसको कैलकुलेट करना, एनालिसिस करना पड़ता है जो लोड लगाया गया उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये एनालिसिस करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पूरा डिजाइन करके रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं और रिजल्ट्स के बाद आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है ड्राइंग्स की मदद से। तो ये पूरा जो रोल है ये आता है स्ट्रक्चर डिजाइनर का। और स्ट्रक्चर डिजाइन करने के तरीके होते हैं मैनुअली या फिर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर्स के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हैं ईटैप्स, स्टैट प्रो और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से हम काफी आसान तरीके से स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में फोर्थ स्टेज है आपका बजटिंग, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए कितना खर्च लगेगा, और बजटिंग निकाला जाता है एस्टिमेशन से। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करके पता लगाया कि इसका कॉस्ट है 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है पूरा, लेकिन आप एफोर्ड कर सकते हो 400 करोड़ रुपए। तो उस प्रोजेक्ट को कैसे स्टेबल किया जाए? प्रोजेक्ट को हम स्टेबल कर सकते हैं उसके मटेरियल्स की क्वालिटी को कम करके। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे स्लैब कास्ट करना था वहां पे स्लैब ना लगा के आपने शीट लगा दी, जहां मार्बल्स लगाना था वहां पे आपने कंक्रीट की फ्लोरिंग कर दी, पेंट पुट्टी की जगह आपने डिस्टेंपर लगा दिया। तो ये सारी चीजें करके आपने एक्चुअल में जो जितना आपका बजट था उसके हिसाब से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। क्योंकि जो घर बनना है, मान लीजिए 2 BHK बनना है तो वो 2 BHK ही कहलाएगा। डिफरेंस बस इतना होता है कि इसमें मटेरियल्स अच्छे क्वालिटीज के लगाए जाते हैं और इसमें मटेरियल्स थोड़े कम क्वालिटीज के लगाए जाते हैं। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एक सिविल इंजीनियर का एज ए एस्टिमेटर। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अगला स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने एस्टिमेट करके प्रोजेक्ट का कॉस्ट पता कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है। तो उस काम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको टेंडर रिलीज करना पड़ेगा
कि कौन करेगा ये काम। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टेंडर को फाइनल करने के बाद इनसे एग्रीमेंट किया जाता है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि कौन कितना काम करेगा, और उस काम में अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये सारी चीज एक पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अगला स्टेज है एग्जीक्यूशन वर्क। अब यहां से शुरुआत होगा एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल कर लिया है, अब हमें बताना पड़ेगा कि आपको कितना काम करना है। तो क्वांटिटी सर्वे आपको करना पड़ेगा, रेट एनालाइज करना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए एक्चुअल में कितना रेट लगेगा, ये हमको फाइनलाइज करना पड़ेगा। ये रेट एनालिसिस और क्वांटिटी सर्वे करके पता लगाया जाता है। और फिर क्वांटिटी सर्वे का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है मटेरियल परचेस करते टाइम। अब ये सारी चीजें हो गया, पूरा डिसाइड हो गया कि कौन काम करने वाला है, रेट्स डिसाइड हो गया है, और अब आती है बारी मटेरियल्स को परचेस करने के लिए। तो मटेरियल्स को परचेस करने के लिए क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल आता है क्वांटिटी सर्वे का। और अब जब पूरे मटेरियल्स अवेलेबल है, तो अब उसको काम स्टार्ट करवाना है। तो स्टार्ट करने के लिए लास्ट काम होता है साइट एग्जीक्यूशन। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से चालू करना है आपको साइट एग्जीक्यूशन का काम। तो साइट एग्जीक्यूशन का जो वर्क है वो फर्दर डिवाइड होता है लेआउट वर्क में। तो यहां पे आपको लेआउट करना पड़ेगा सबसे पहले, कि एक्सकवेट करना है तो वहां पे आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, तो लेआउट का काम आपको होगा। फिर आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर ने आपको ड्राइंग्स दी है, उसमें बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो बार की जो कटिंग लेंथ है वो कितना होगा। तो यहां पे काम आ रहा है बार बेंडिंग शेड्यूल का। तो पूरा बीबीएस को कंप्लीट करने के लिए एक स्टील इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वालिटी चेक। तो जैसे ये काम एग्जीक्यूट हो रहा है, एक साइट इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है कि उसको चेक करना है, क्वालिटी को चेक करना, क्योंकि काम तो लेबर ही करेगा, लेकिन उस क्वालिटी को, उस काम को अच्छा करवाने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। तो आपको यहां पे मटेरियल टेस्ट करने की भी जरूरत पड़ती है, क्वालिटी चेक करने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल है एज अ साइट इंजीनियर। फिर आता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा अपने सीनियर इंजीनियर्स को कि एक दिन में इतना काम कंप्लीट हुआ है। तो उनको बताने के लिए आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जो कि जरूरत पड़ेगी आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की। तो यहां पे आपको ये स्किल आना चाहिए कि जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे समझाया जाता है कि आज कितना काम हुआ है, कितना समय लगा है। तो ये पूरा पार्ट कवर होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में। अब जो कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम कर दिया और हमने चेक भी कर लिया, सब चीज सही है, अब इसके बाद उसको पेमेंट करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के लिए बिल बनाना पड़ेगा। तो यहां पे काम हो रहा है बिलिंग वर्क का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताने जा रहा हूं, रिकॉन्सिलेशन। कभी कभी क्या होता है, साइट्स में मटेरियल वेस्ट होते हैं, कभी कभी चोरी भी हो जाता है। तो उस चोरी को बचाने के लिए, वेस्टेज को बचाने के लिए आपको रिकॉन्सिलेशन सीखना पड़ता है कि कैसे एक चेक करे कि मटेरियल कितना आया है, कितना यूज हुआ, कितना वेस्ट हुआ। तो उस वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन आपको सीखना जरूरी है। अब मान लीजिए आपने जो टेंडर लिया था वो पिछले जनवरी में लिया था, लेकिन इस जनवरी में आते आते पूरे मटेरियल्स के जो रेट है वो बढ़ गए। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको कौन बियर करेगा, इसके लिए आपको पूरा सीखना पड़ता है प्राइस एस्केलेशन। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट किया जाता है और एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस ओवरऑल जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इस प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग में बेसिकली आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके पूरे लास्ट तक हर एक स्टेज में आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको आप एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट्स को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको उस चीज को डेवलप करना पड़ता है और उसके बाद आप मेजर करते हैं, पूरी चीजों को चेक करते हैं। तो ये हर एक पार्ट में प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। और इसको कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे MSP हो गया, प्राइमवेरा हो गया, MS एक्सेल, इन सब सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से इसको बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये पूरे एंटायर जर्नी थी, एक साइट इंजीनियर से लेके प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने तक की ये पूरी कहानी थी कि कंस्ट्रक्शन साइकिल में ही आप समझ पा रहे कि हर एक स्टेज में एक सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है। तो इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग की जरूरत है
और ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, वन एंड ओनली, पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें साइट इंजीनियर से लेके एक प्रोजेक्ट मैनेजर तक की पूरी दुनिया समाई हुई है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं बात करने वाला हूं इंडियाज मोस्ट एफोर्डेबल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के फीस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, सिविल गुरुजी के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मौजूद है और ऑफलाइन भी मौजूद है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की फीस है 36,000 रुपीज और ऑनलाइन में ही हमारे पास कोर्स है गुरुजी का खजाना। तो गुरुजी के खजाने का प्राइस है 52,000 रुपीज। ये बात थी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग फीस की। अब मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन फीस के बारे में। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की जो ऑफलाइन फीस होगी वो होगी 40,000 रुपीज, लेकिन उसको पे करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जस्ट पे 50% ऑफ फीस ड्यूरिंग कोर्स, मतलब जब आपका कोर्स होगा, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपका कोर्स होगा, उस ड्यूरेशन में आपको एक इजी इंस्टॉलमेंट के तौर पे 50% पे करना पड़ेगा अपने फीस का, और 50% आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर प्लेसमेंट। मतलब जब आपने पूरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स पढ़ लिया और उसके बाद जब आपको जॉब लगी या फिर आपने खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, फिर आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी और उस रेवेन्यू के बाद, वो अर्निंग के बाद आपको पे करना है रेस्ट ऑफ द 50% अमाउंट। तो इसलिए ये इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल भी है और एफोर्डेबल कोर्स भी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोर्स, ऐसा फी स्ट्रक्चर दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो इतने कम प्राइस में, इतने मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।